अहमद ने ई कॉमर्स का पैशन कैसे जनरेट हुआ, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया? यार अहमद एक नॉर्मल सा इंसान है जिसने बहुत अर्ली स्टेज में काम स्टार्ट किया। ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी 2009 से। मैं बिलीव करता हूँ दैट इज रिसर्च। मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे ये पता है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का गेम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। आपका रनवे इतना बड़ा होना चाहिए, आप अगले 15 साल बैठ के चुप करके पी जाएं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो आपका ये जो हाइब्रिड मॉडल है रिटेल और ई कॉमर्स का, ये एक आपका यूएसपी है आपका टेलीमार्ट का। बहुत बड़ी यूएसपी है। मुझे लोग कहते हैं यार आप दराज से, पहली चीज़ ये पूछते हैं आप दराज से किस तरह अलग है, तो मैं कहता हूँ मेरा बिजनेस मॉडल ही अलग है। इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट भी आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा नीड होती है जब आप अचानक से पागलों की तरह ग्रो करना चाहते हैं। हाइपर ग्रोथ है ना, उसको संभालना एक आर्ट होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा है ना, तो आप पैसे से सोचते हैं, जब आपके पास पैसे कम है आप दिमाग से सोचते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान बिन शाहिद और मैं हूं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद का। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं VON पे, वॉइस ऑफ NICF, जो कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की अपनी पॉडकास्ट है। आज हमारे साथ हैं अहमद रऊफ ईसा, जो कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के गुरु हैं। इसके साथ इनके जो टेलीमार्ट जो जिसके ये फाउंडर हैं, वो सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोबल अवार्ड्स भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में जाके इन्होंने जीते हैं और इनके तकरीबन 31 रिटेल स्टोर्स हैं अबाउट 22 सिटीज़ में। सो अहमद, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद, ये बताएं कि ये ई कॉमर्स का पैशन, थोड़ा सा हमें अहमद के बारे में बताएं। हम अहमद के बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट इज़ अहमद स्टोरी? अहमद ने ई कॉमर्स का पैशन कैसे जनरेट हुआ, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस? यार अहमद एक नॉर्मल सा इंसान है जिसने बहुत अर्ली स्टेज में काम स्टार्ट किया। सही है, ना चाहते हुए एक सिनारी हुआ फैमिली में एंड आई हैड टू वर्क। मैं बड़ा हूँ फैमिली में। ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी 2009 से। सही है, बैक इन 2009 मैं अमेज़ॉन का सेलर बना, जिसकी आज पाकिस्तान में हवा है। मैं 2009 में सेलर था अमेज़ॉन का। एंड उस टाइम पे भी मैं जो है अमेज़ॉन का सेलर तो था, इसके अलावा मैं बहुत सारे दुनिया जहाँ के जो ई कॉमर्स स्टोर्स थे उनसे एज अ बायर बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदता था। तो आई हैड अ सर्विस जो कि Aramex की एक सर्विस उस टाइम पे होती थी, आज भी है। तो मैं उससे दुनिया जहाँ के ऑनलाइन स्टोर से खरीदता था चीज़ें और वो पाकिस्तान मुझे डिलीवर कर देता था। पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो 2 4 5 प्लेयर्स थे। जाहिर सी बात है वो ट्रस्ट एलिमेंट भी नहीं था, तो आप खरीदते नहीं थे। तो मैं इंटरनेशनली खरीद रहा था और मैं पा रहा था। 2013 में फिर जर्नी यूँ स्टार्ट हुई कि एक इंसिडेंट हुआ फैमिली में। आई हैड टू वर्क, मतलब जब काम करेंगे तो मैंने कुछ हल्का फुल्का होलसेल वगैरह स्टार्ट किया था मोबाइल फ़ोन्स का और चीज़ों का, बिकॉज माई फादर वॉज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम किया। सही है, और उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी लीड की बाद में और सारी चीज़ें। लेकिन मेरे सिनारियो में मतलब कुछ करना है तो पहले मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया, क्योंकि वो समझ आता था हल्का फुल्का। और इसके बाद मैंने बोला चलो यार कुछ करते हैं। वो फैन, अब एक चीज़ जो हम देख रहे थे ना, वो बड़ा मतलब वो टर्निंग पॉइंट बना हमारे लिए। वो ये था कि मैं एज अ होलसेलर जब वो देख रहा था चीज़ों को, तो मैं कुछ 2-3 ऑनलाइन स्टोर्स को सप्लायर कर एज अ सप्लायर मैं उनके पास ऑन बोर्ड था, जिनमें उस टाइम पे केमो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर था उस टाइम पे, और 2-3 ऑनलाइन स्टोर थोड़े छोटे थे। तो मैंने देखा कि यार मैं जिनसे माल खरीदता हूँ या जिनसे शॉपिंग करता हूँ इंटरनेशनली, जिसमें फ्लिपकार्ट इंडिया था, सूक था उस टाइम पे जो बाद में लेटर एक्वायर हुआ अमेज़ॉन का, मैं लजाडा से खरीद रहा हूँ, eBay से, अमेज़ॉन से खरीद रहा हूँ, उनका ई कॉमर्स बिल्कुल अलग चल रहा है। ये जो ई कॉमर्स कर रहे हैं जिनको मैं सप्लाई करता हूँ बिल्कुल अलग करते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा गैप दिखा ना, तो वो पेनिट्रेशन स्पेस देखी हमें। तो हम ई कॉमर्स में स्टेप इन किए और हमें समझ आ गया कि ई कॉमर्स 2 वजह से नहीं चल रहा पाकिस्तान में, ट्रस्ट एंड प्राइस। ये 2 रीज़न होते हैं पहले किसी भी ई कॉमर्स के लिए कि यार मैं अगर पेनिट्रेशन स्पेस है तो वो यही है। तो मैंने ट्रस्ट के लिए मैंने बोला यार मैं अभी तो प्राइस तो मैं क्रैक कर लूँगा क्योंकि मैं होलसेल खुद करता हूँ, तो मुझे पता है कौन सा। मैं कराची बैठा हूँ, तो पोर्ट सिटी में अगर आप बैठे हैं, प्लस आप हल्की फुल्की डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हैं, अब आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ राइट प्राइस पे मुझे मिलती है। प्राइस मैंने बोला मैं क्रैक कर लूँगा। ट्रस्ट के लिए मैंने बोला मैं ब्रांडिंग करूँगा। पाकिस्तान में उस टाइम जो बाकी ऑनलाइन स्टोर्स लैक कर रहे थे, कि वो डिफरेंस ये था कि हम बनाना चाह रहे थे और जो इंटरनेशनली भी चल रहा था वो ब्रांड्स चल रहे थे। बहुत अच्छे टाइम पे मैं कहता हूँ हम लोग स्टेप इन किए, जहाँ हमें एक अच्छा एडवांटेज मिला दूसरे प्लेयर्स पे। इसके बाद जाहिर सी बात है कुछ और प्लेयर्स भी आए जिन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो पेनिट्रेशन स्पेस शायद कम था, जिसकी वजह से, प्लस राइट स्ट्रैटेजी। और जब बूम आएगा ना ई कॉमर्स का, उस वक्त मैं जाऊंगा टॉप पे। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करूं कोई मसला नहीं,
जितने लोगों ने भागने की कोशिश की और बोला 2-3 साल में मैं ये कर लूँगा, तो 2-3 साल का गेम था ही नहीं कभी मार्केट प्लेस। तो हमने रियलाइज़ किया, देन वी लेटर पिवटेड टू रिटेल एज वेल, क्योंकि हम लोगों को समझ आ गया कि यार ये पाकिस्तान में रिटेल डोमिनेट करेगा और दुनिया जहाँ में करता है। तो हमने सोचा पाकिस्तान में, और बुरी तरह डोमिनेट इसलिए करता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ई कॉमर्स की ग्रोथ जो है ना, मैं कहता हूँ जैसे आप कोर्सेज पढ़ते हैं तो देयर आर ऑलवेज प्री रेक्विजिट्स, सही कि यार ये प्री रेक्विजिट है, ये कोर्स करेंगे तो उसके बाद ये वाला कोर्स अनलॉक हो जाता है। ई कॉमर्स में भी यही है। ई कॉमर्स के 2 प्री रेक्विजिट्स हैं, वन इज स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और दूसरी है इंटरनेट पेनिट्रेशन, और ये दोनों में दिख रहा था पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, सही है। तो हमने बोला यार ये कस्टमर जा कहाँ रहा है, ये कस्टमर जा रहा है रिटेल पे, तो हमने बोला व्हाई नॉट वी अटैच अ रिटेल बिजनेस टू इट। तो हमने टेलीमार्ट का एक रिटेल डिवीजन बनाया, 2014 के एंड में बना ली थी। हमने उसको लर्न किया किस तरह चलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया किस तरह चलता है, और हमने कराची में सबसे बड़ी मार्केट है सदर की मार्केट, वहाँ पे हमने दुकान खोली ताकि हमें गढ़ में जाके बैठ के पता चल जाए कि होता क्या है। हमने सारी चीज़ें सीखी। 2018 में हमें लगा राइट टाइम है, राइट ब्रांडिंग है, हम रिटेल पे मूव किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने बताया कि 31 रिटेल स्टोर्स हैं, और हम साथ साथ पैरेलल दोनों बॉडीज़ को लेके, क्यों, क्योंकि रिटेल का ही कस्टमर है जो ई कॉमर्स पे कल को जाके अपलिफ्ट होगा, तो हम अपनी ही आउटलेट्स के थ्रू अपने ही कस्टमर को अपलिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो आपका ये जो हाइब्रिड मॉडल है रिटेल और ई कॉमर्स का, ये एक आपका यूएसपी है आपका टेलीमार्ट का? बहुत बड़ी यूएसपी है। मुझे लोग कहते हैं यार आप दराज से, पहली चीज़ ये पूछते हैं आप दराज से किस तरह अलग है, तो मैं कहता हूँ मेरा बिजनेस मॉडल ही अलग है। हमने क्या किया, वी थॉट कि यार एक अच्छा तरीका ये कि अगर मुझे उसको कॉम्पीट ही करना है, सही है, मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। व्हेनेवर यू आर कॉम्पीटिंग अ प्लेयर ऑफ दिस स्टैचर, तो उसमें तरीका ये होता है पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें। बोले हम दोनों की मंजिल एक ही है, हम दोनों अलग अलग, हमें पता है, हमने स्टडी किया। जैसे मैंने बोला रिसर्च, अली बाबा अपने कभी भी मार्केट प्लेस को उठा के रिटेल में नहीं लेके जाता, तो हमने इस तरह उसको डिवाइड किया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और हम कॉम्पीट करते गए। और बिजनेस मॉडल डिफरेंशिएशन सबसे बड़ी मेरे लिए प्लस पॉइंट रही हमेशा। तो अब आपकी सेल्स जो है वो रिटेल पे ज्यादा है या ई कॉमर्स पे ज्यादा है, किस तरह आप उसको क्लासिफाई करते हैं? देखिए अभी के सिनेरियो में अगर आपको बोलूं तो रिटेल ज्यादा है, रिटेल सही है। और उसका रीजन ये है कि मैं कहता हूं बेसिक आउटलेट्स भी हैं, अगर सही है, अगर 31 आउटलेट है, वो कुछ नहीं भी 30 से 40 करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं, सही है। और वो वॉल्यूम पे जब मैं डिस्काउंट्स लूंगा पीछे कंपनी से, क्योंकि तरीका ये होता है आप वॉल्यूम ड्राइव करें और उसका सप्लाई चेन में आप पीछे जाना शुरू करते हैं। तो हम अभी सप्लाई चेन के तकरीबन आखिरी कॉर्नर पे, जहां मुझे पता है मेरे से एक स्टेप पीछे सिर्फ एक चीज रह गई है, मैं कल उसको पीछे जाता हूँ, वो जो मैं डिस्काउंट्स लेता हूँ फिर मैं वो ई कॉमर्स में फ्लॉन्ट करूंगा। लेकिन ये नहीं कि हम ई कॉमर्स को भुला देते हो। स्केलेबिलिटी तो फिर ई कॉमर्स में बिल्कुल उसी में ज्यादा है ना। अच्छा, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी अभी आपने बात की, और तो ये इन्वेस्टमेंट के बगैर पॉसिबल है? डीप पॉकेट्स का वर्ड भी आपने यूज किया है, तो क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई अगर चैलेंज है इस वक्त, तो इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है? आप अपने प्लेटफॉर्म को या मार्केट प्लेस को या जो भी आपकी ऑनलाइन आउटलेट है। देखिए मैंने एक चीज़ सीखी है, इन्वेस्टमेंट भी आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा नीड होती है जब आप अचानक से पागलों की तरह ग्रो करना चाहते हो, हाइपर ग्रोथ। हाँ, अगर आप हाइपर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह के नॉर्मली वीसी फंडेड जो कंपनियां जाती हैं, उसमें देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा वीसी फंडेड कंपनीज जो होती हैं, सही है, उनमें से अगर 100 कंपनियां हैं तो उसमें से 10 चलती हैं, सही है, 90 बंद हो जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हाइपर ग्रोथ जो है ना उसको संभालना एक आर्ट होता है, सही है। और इसी तरह जब आप स्पीड में ग्रो करते हैं ना, तो नॉर्मली आपकी बेस आप नहीं सही बना पाते और आप मुंह के बल गिर जाते हैं। तो आपके पास पैसे कम है, आप दिमाग से सोचते हैं, सही है। तो जब हमारे पास पैसे कम थे, हमने दिमाग से सोचा, हमने क्या बोला, हम ऑर्गेनिक सेल चैनल इतने ड्राइव कर लें जिससे आपको वॉल्यूम भी मिलता है और जिसमें आपके पैसे भी बनते हैं। रिटेल में पैसा बनता है, B2B में पैसा बनता है, कॉर्पोरेट में पैसा बनता है। तो आप इन सारी चीज़ों के, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई एम मेमन, सही, मेमन डोंट अंडरस्टैंड लूजिंग मनी, सही है, हमें समझ नहीं आता कि पैसे कैसे लूज होते हैं, सही है। तो जब लूज हो रहे हैं एक जगह, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं यहाँ से पैसे बनाओ और यहाँ से इसको फंड कर दो, सही। तो पूरा ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर इस तरह का बिल्ड करते हैं कि ई कॉमर्स जब पूरी दुनिया में सेंस नहीं बना रहा, तो मुझे पता है कि मेरे पास भी सेंस नहीं बनाएगा, सही है। और अगर बनाना होता तो मैं 10 साल में बना चुका होता। तो इस ई कॉमर्स में जो है पता है मार्केट प्लेस प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, तो हम कहीं से भी उसको पुल इन करते हैं पैसे को, कि यार यहाँ से भी पैसे बनाने हैं, होलसेल में पैसे बनाने हैं, रिटेल में पैसे बनाने हैं, कॉर्पोरेट से अच्छे मार्जिन मिल जाएंगे, वहाँ पैसे बनाने, और यहाँ से जो पैसे आएंगे यहाँ इसको फंड कर देंगे। तो जिसके पास पैसे कम हो, वो दिमाग चलाए अगर सही तरीके से, तो वो वॉल्यूम्स भी ड्राइव कर सकता है। और जब उसके अच्छे वॉल्यूम्स हों तो कल अच्छे इन्वेस्टर्स उसको अच्छी वैल्यूएशन पे मिल भी जाते हैं।
अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपने ये, क्योंकि इसमें ना बहुत से लोग जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ना एसईओ पे फोकस करते हैं, ठीक है, आपने ब्रांड पे फोकस किया, ब्रांड बनाने पे, तो इसने कॉम्प्लीमेंट किया आपके रिटेल को भी और उसके साथ, और ये ब्रांड जो है ना, लोगों को जिनको अर्जेंट पैसा चाहिए होता है ना, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करूंगा, मैं हर महीने पैसे बनाऊंगा जो। और इसके बाद होता क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, मैंने बोला यार मैं आज तक कुछ 4000 सुपर ब्रांड को कंसल्ट कर चुका हूँ, एडवाइस कर चुका हूँ, इससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, सही है। मेरा डेली का ये काम है। और तकरीबन ब्रांड का एक मसला है, वो मुझे आके बोलते हैं अहमद भाई हम ऐड बंद करते ना, हम ज़ीरो हो जाते हैं। अभी मैं एक ब्रांड के जानता हूँ, उनके पेज को रिस्ट्रिक्ट किया फेसबुक ने, 1000 ऑर्डर अ डे से 40 ऑर्डर अ डे पे, सही है। वो ब्रांड, वो फेसबुक के तरले लगे भाई प्लीज खोल दे किसी तरह, हम ज़ीरो हो रही, कंपनी बंद करनी पड़ेगी हमें। वो इस पॉइंट पे आ गया वो ब्रांड, वो बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ब्रांडिंग पे स्पेंड ही नहीं किया। तो हमेशा ये कहता हूं, आप ब्रांडिंग पे स्पेंड करेंगे ना, वो आपको आगे जाके कमा के देगा। ऐसा ही है। सही है। अभी रिसेंटली मैंने बताया, मेरा फेसबुक पेज टेलीमार्ट का बंद हुआ, सही है, 1.5 महीना हो गया, मैं आज तक हम फेसबुक से लगे हुए हैं। 2013 का पेज, लाखों पोस्ट, मिलियंस ऑफ डॉलर में स्पेंड हुआ है, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपये में स्पेंड नहीं हुआ, वो जीरो हो गया, बंद हो गया, डिसेबल है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक भी। टेलीमार्ट इज सर्वाइविंग अल्हम्दुलिल्लाह, टेलीमार्ट इज डूइंग गुड नंबर्स, सही है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं हुआ, ना कोई अभी तक शोर शराबा हुआ मार्केट में कि टेलीमार्ट बंद कर रहा है कुछ। उसका रीज़न क्या है कि हमने ब्रांडिंग पे जो फोकस किया ना, वो मुझे ऑर्गेनिक इतना बड़ा ऑर्डर पे अल्हम्दुलिल्लाह आता है कि मैं उससे आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। और मैं मार्केटिंग से इसलिए करता हूँ, दिखाने के लिए कि मैं जिंदा भी हूँ, और जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें एक्टिव दिखाने के लिए, तो हम इवेंट, ब्रांड प्लेसमेंट बेसिकली वो ऐसे। अच्छा, ट्रस्ट का भी वर्ड आपने यूज किया ना, तो एक जो मसला, एक बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ना, वो ये कि कस्टमर का ना ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा। ये एंड इट गोज अदर वे अराउंड एज वेल, उस पर मैं बाद में आऊंगा कि जो सेलर है उसका भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा। लेकिन अभी जरा कस्टमर की बात करते हैं कि कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता इंटरनेशनली। हमारे यहाँ भंड ज़्यादा आते हैं, उसका रीज़न क्या है कि देखिए, आई रन अ कंपनी जो कि ई कॉमर्स, मेरा काम ये है, मैं सेलर्स को ऑन बोर्ड लाता हूँ, मैं कस्टमर्स को कहता हूँ यार मेरे पास से आके खरीद लें, मेरे पास ऑर्डर लगता है, सेलर से उठाता हूँ, कोरियर उठा के कोरियर उसको डिलीवर करता है, मैं बीच में नहीं हूँ, सही है। अब मेरे जितने पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, वो कोई ना कोई भंड मारे जा रहे हैं डेली बेसिस पे। बड़े से बड़ा कोरियर मेरे से, ऐसा भी हुआ है रिसेंटली, एक कस्टमर ने 20 एलईडियाँ खरीदी, 20, सही है, गिलगित का कस्टमर 20 एलईडियाँ खरीदी, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसमें से उसको 8 एलईडियाँ 2 टीवी मिली, वर्थ 7 लाख पाकिस्तानी रुपए। कस्टमर को जब 2 टीवी मिली ना, तो उसने पहली चढ़ाई किस पे मारी, कहता है यार 2 टीवी दे दी, ये आप लोग ऐसे हो, 2 नंबरी होते हो, इतना बड़ा ऑर्डर था आपने ये कर दिया। हमने उसको रियलाइज करवाने के लिए बोला सर रुक जाए, हमारी टीम कोरियर से बात करती है, प्रॉब्लम ये हमें कोरियर से बात करना जरूरी है। कितनी दफ़ा पार्सल चेंज हो जाता है, अब कोरियर कहता है मुझे वेट तो करने, मुझे चेक तो करने दो कहाँ से हुआ है, मुझे 48 घंटे दो, मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि देखें, मैं कोरियर को भी एज अ ब्रदर ये चीज़ समझता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना इस्लाम में हम सब भाई हैं, तो मैं अपने लिए भी बुरा नहीं समझता, अपने भाई के लिए भी बुरा नहीं। तो मुझे पता है कोरियर का भी भंड नहीं होता। कोरियर, अब मैं आपको बोलूँ, मुझे कोई बोले ना कि यार अहमद 10 बंदे निकाल दो अपने भरोसे के, जिसको आपको 50-50 लाख के दिन के पार्सल देने, मैं 10 लोग नहीं निकाल सकता। कोरियर 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार की उसकी वो है, पूरी वो फ्लीट है, तो 50,000 बंदे वो भरोसा नहीं कर सकता। वो कोई लेके गया, उसने कोई गेम कर दी। अब जब गेम की ना, अक्सर सिनेरियो में आपको पता है ये भी होता है कि कस्टमर हमें बोलता है ये चीज़ नहीं, ये चीज़ निकली, और कस्टमर झूठा होता है। हमारे मुल्क में ये भी तो होता है। तो हम क्या कहते हैं, सर 48 घंटे थे, हम चेक उसको करवा लेते हैं। कोरियर उसको चेक करता है, वेट करके बताता है किसका इशू था। फिर कोरियर और मैं खेलते रहते हैं। वो जो 8 लाख का, 7-8 लाख का जो एलईडीओ का क्लेम है, ये 6 महीने पुराना है। कोरियर ने अभी तक मुझे नहीं दिया, मैं कस्टमर को नई एलईडीयाँ दे चुका, मैं वेंडर को भी उसके पैसे दे चुका। तो हम वो जलते, वो उस पर कोयलों पे बैठे होते हैं पूरा दिन। तो इश्यूज आते हैं। ब्रांड जब होते हैं ना, अब लोगों को पता है टेलीमार्ट मुझे चीट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है कि मैंने जितनी ब्रांडिंग की ना, उसको पता है कि टेलीमार्ट अपने ब्रांड को लेके कॉन्शियस है, सही है। वो टची हो जाएगा फौरन। अगर मैं उसके ब्रांड को लेके उसको बोलूंगा कि यार मैं यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, बोलेगा भाई मैं मसला हल कर रहा हूँ, आए सर। तो होता है क्या है कि अब हर बंदा, जो मैंने जब पहली एक मीटिंग हुई थी मेरी यहाँ पे मिनिस्ट्री में इस्लामाबाद में, द फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या चाहते हैं। आई सेड बैरियर्स टू एंट्री टू बैरियर्स। यूँ दिख रहा है मुझे,
कह रहा आप बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं? मतलब सिर्फ बैरियर होगा तभी तो सिर्फ सेंसिबल लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में। आप बोले कि भाई एनटीएन रजिस्टर होना चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए, तो आप बनाए कंपनी, फिर छोटा प्लेयर भी वो करे, मेरे कोई लिमिटेशन नहीं कि बड़ा प्लेयर सिर्फ है। लेकिन जब लोगों को पता होगा कि हाँ यार ये वाकई एनटीएन होल्डर है, वाकई इसका रजिस्टर्ड कोई ऑफिस है, वाकई SECPC रजिस्टर्ड है ये कंपनी, तो मैं जाके इसको पकड़ सकता हूँ, ये मुझे चीट नहीं करेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक शॉपिफाई पे आप जाएं, किसी भी ईमेल एड्रेस से अकाउंट बना लें, $1 महीना है, स्टार्ट के 3 महीनों में आप कांड करके चले जाएं, जब $1 वो आपको चार्ज कर रहा है, आगे जाके चले $25 चार्ज करेगा। अब जितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है ना बेवकूफ़ बनने, वो कस्टमर की होती है। मैं कहता हूँ आप जाएं, जिस चीज़ से पे आपने फेसबुक पे ऐड देखी, आपने खरीद लिया, उसके जाके फेसबुक पेज तो देखें एक दफ़ा, उसका रजिस्टर एड्रेस लिखा है कि नहीं लिखा है ये तो देखें, फेसबुक पेज पे लाइक कितने हैं और आखिरी पोस्ट कब लगी है ये तो देखें। आपको पता चल जाएगा ये 4 साल से काम कर रहा है, मतलब बेवकूफ़ नहीं बना रहा, वरना 4 साल नहीं निकाल सकता था ना। इसने 1 महीना पहले पहली पोस्ट लगाई है, आज आपने उसकी ऐड देखी है, 800 लाइक है, आपने उससे कुछ खरीद लिया, तो अब आप बेवकूफ़ थे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कस्टमर का, जो बायर है उसका स्मार्ट होना ज़रूरी है। तो जाके ये चीज़ें हम तो देखिए कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम, मेरे पास कोई ऐसा सेलर नहीं बन सकता, मैं ओपन मार्केट प्लेस नहीं हूँ, मेरे पास जो भी बंदा अगर सेलर है वो प्रॉपर एनटीएन होल्डर है, प्रॉपर कंपनी है। मैं एनटीएन होल्डर के अलावा काम ही नहीं करता, उसका एनटीएन भी एक्टिव होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ, तो मुझे ये पता है मेरा सेलर चीट नहीं करेगा। बेवकूफ़ी हो सकती है, इंसान का बच्चा है वो भी, और बेवकूफ़ी होती है, उसके लिए ही हम लोगों ने कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं कि जहाँ पे गलती हो जाएगी हम उसको काउंटर करेंगे, हम सामने आएंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। आज तक इन 10 सालों में कोई ऐसा केस नहीं है कि कस्टमर कह सके क्या टेलीमार्ट ने रिजॉल्व नहीं किया। भंड होंगे, उसका मेन सर्विस दिखती उस वक्त है। आपकी तो हम तो हैं ही सर्विस इंडस्ट्री में, सर्विस दिखती उस वक्त है जब कस्टमर पलट के वापस आता है कि मेरा ये मसला है, और आपने उसको कितने टाइम फ्रेम में उसको क्लोज किया। तो नेगेटिव फीडबैक जिस तरह का आता है, किस तरह उसको किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि जब इतने ऑर्डर्स हैं दिन के, तो नेगेटिव फीडबैक काफी ज्यादा आता होगा, वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज भी बीच में से निकलती होंगी। जब आपने बताया कि 3-4 डिफरेंट प्लेयर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? देखिए हम बड़ा कंस्ट्रक्टिवली उसको लेते हैं, सही है। प्लस मुझे एक चीज़ का पता है कि मैं और मेरी टीम वो एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो ये है कि हम कस्टमर्स को अच्छे से फैसिलिटेट करें। मुझे दिख रहा होता है मेरे सपोर्ट डैशबोर्ड पे कि क्या बंद हुआ है, सही है। हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट किया, मैं पता है कि मेरी टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, मुझे दूर से देख के पता चल जाता है इतने मेरे टिकट्स हैं, इतने मेरे मसले हैं और ये मसले हैं। फिर जितने ऐसे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, कोरियर है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, उन सब के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि उसमें उसने रिस्पॉन्ड किया। इवन बड़े से बड़ा कोरियर, सबसे टॉप कोरियर कंपनीज भी जो है ना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में CEOs तक होते हैं हमारे। अच्छा, सही है, वो CEO तक होता है कि हम वहाँ जाके, हमारा लड़का लिखता है ना, CEO खुद ऑपरेशन हेड को टैग करता है, जरा चेक कर लो जल्दी से। लेकिन भंड होंगे, हम उसको रिजॉल्व करने के लिए बैठते हैं। गलतियाँ होती हैं, लोग बोलते भी हमें, हमारे अपने, अब मेरे दोस्त यार भी होते हैं ना, कितनी बार कहते हैं यार अहमद ये वाले ग्रुप पे देख यार 2-3 कंप्लेनें महीने की आती हैं। तो मैं कहता हूँ तुम मेरा क्वांटम सोचो, उस पर 2-3 तो इग्नोर कर देनी होती है यार। तो हम ऐसे, हमें पता है कि वो नहीं इग्नोर कर पा रहे, हम इग्नोर कर देते हैं। उससे देखिए नेगेटिव होती हैं चीजें, कुछ लोग ऑर्डर नहीं भी करते होंगे, लेकिन जिसको हमने फुलफिल किया सही तरीके से, वो बोलेगा कहीं भी नहीं कि मैं खुश हूं टेलीमार्ट से, लेकिन वो ऑर्डर जरूर करेगा। तो हम खुश होते हैं, हम कहते हैं ऑर्डर तो करता रहेगा। फिर हम डील्स मुस्तकिल ऐसी फेंकते रहते हैं कि इंसान के मुंह में पानी आ ही जाता है, कहता है ये खरीद ही लेता हूं यार, मैं नहीं रुकता। अच्छा, गवर्नमेंट से आपने बात की, गवर्नमेंट से आपने जो सजेशंस आपने बताया कि आपने उसे डिस्कस की, तो ई-कॉमर्स पॉलिसी पे भी एक काम हो रहा था, कहाँ तक पहुंची वो ई-कॉमर्स पॉलिसी? क्या यार ये दुखती रह गया हमारी, सही है। हुआ ये कि हम काम कर रहे थे ई-कॉमर्स पॉलिसी पे, मैं था उसमें, दराज था, फूड पांडा, करीम, सही है, सारे 5-6-7 टॉप प्लेयर्स थे, ये वो होता था उस टाइम पे। तो हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई यहाँ पे इस्लामाबाद में। एक पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए एक शख्स को हायर किया गया फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो आए, उन्होंने पॉलिसी ड्राफ्ट की, मेरे पास आज भी वो पॉलिसी मेरे लैपटॉप पे सामने पड़ी हुई है, सही। एंड एक दिन ऐसा होता है, हम लोग सब सो के उठे एंड तो मैं लिंक्डइन खोला, पहला चीज़ हम फ़ोन देखते हैं, हमने लिंक्डइन देखा और वहाँ लिखा हुआ है ई-कॉमर्स पॉलिसी की मीटिंग हो रही है। उनमें से हम में से कोई भी प्लेयर नहीं था। तो जो ई-कॉमर्स पॉलिसी की जो मीटिंग हो रही थी, उसमें जितने प्लेयर थे वो उनमें से एक भी ई-कॉमर्स का नहीं था। एंड हमने जब रीच आउट किया, हमने बोला क्या हुआ भाई, ये हम तो बात कर रहे थे, पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है।
बोला नहीं नए सिरे से होगा, एक पार्टी ने इंटरवीन किया है, बोला हम देखेंगे इसको, हम बनाएंगे, और उसके बाद वो चीज़ हम सब के लिए डेड हो गई थी। सही है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स पॉलिसी बनाना चाहते हैं विदाउट एनी मेजर ई कॉमर्स प्लेयर ऑन बोर्ड, सही है, आप कभी भी कोई सेंस वाली चीज़ तो नहीं बनाएंगे, ये बात तो डन है। सही है, क्योंकि आप में वैसी अकल नहीं थी और जिनको आपने अपने साथ बिठा दिया उनको ई कॉमर्स का नहीं पता, तो हम बनाएंगे क्या चीज़। तो उसलिए फिर हम लोग सारे लोग पीछे हो गए, हमने बोला हम अपना अपना काम करते हैं। सही, उसमें से एक आता जैसे ये वो था वो बंद हो गया, और इस तरह के प्लेयर्स थे जो इधर उधर हो गए। सब ने बोला हम भी बहुत बिजी हैं, हम भी बहुत बिजी हैं, हम सब टाइम निकाल के अपने खर्चों पे कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे बार-बार। सिर्फ इस रीज़न पे कि कोई एक ऐसी चीज़ बन जाए कि जो हमारी इंडस्ट्री को एक पुश देता है। हमने बहुत सारी चीज़ें पिच की थी, मतलब इतनी चीज़ें पिच की थी कि जो सेंस बनाती हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें हमें पिच कर दी थी, मतलब उनका ये कहना था 5,000 से ऊपर COD नहीं होना चाहिए, जिस पे मुझ जैसा प्लेयर हम भी परेशान थे। लेकिन एक आधा प्लेयर ऐसा हो गया, उसने बोला मेरा तो COD है भाई, मेरी तो कार्ट वैल्यू 1,500, 2,000, 3,000 है, 4,000 है। सही है, अब मैं चलो वहाँ भी लोग प्री पेमेंट करते हैं, अब मैं 5,000 से ऊपर बर्दाश्त करें। उसके बाद बोला था 5,000 से ऊपर जो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे उससे NIC की कॉपी ले लो। ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई थी कि वो नामुमकिन था। NIC नंबर ले लो, कोई नहीं देगा दुनिया में से। तो लेकिन क्या हम उनको फिर भी रफ हम वहाँ अटके हुए थे, क्योंकि जब मेजर प्लेयर्स टेबल पे बैठे हैं ना, हम सबको पता है पेन पॉइंट्स क्या है, हम सबको पता है ये चीज़ फ़ायदा देगी कि नुकसान। लेकिन वो चीज़ इस तरह पाइपलाइन में गई, फिर आपको पता है हमारे मुल्क में हुकूमत आ रही है, फिर PTM है, हुकूमत जा रही है, फिर ये हो रहा है, फिर नई हुकूमत आ रही है, और नया हुकूमत नया बंदा वो जीरो से स्टार्ट करेगा। जैसे हमारे यहाँ केसेस में होता है, जज साहब चेंज हो गए, केस जीरो से स्टार्ट होगा फिर से, वैसे ही 10 साल इन जज साहब ने ले ली थे। तो ये चीज़ हमेशा ड्रैग होती है और रहेगी। आई डोंट थिंक के अनकरीब कुछ फ्यूचर में भी अनकरीब कोई पॉलिसी मुझे दिखती है, और अगर कोई आएगी भी तो मेजर प्लेयर्स का उस पर कोई जो है वो स्टांस नहीं है। अच्छा, ट्रस्ट की हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, और ट्रस्ट जैसे मैंने पहले मेंशन किया ना, इट वर्क्स बोथ वेज ना। एक तो है कि कस्टमर का सेलर पे ट्रस्ट, एक है सेलर का कस्टमर पे ट्रस्ट। हम ये बात सब जानते हैं कि चीटिंग जो है ना, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू सेलर ओनली ना, इट कैन बी कस्टमर भी चीट कर सकता है, और कस्टमर भी बहुत दफा चीट करता है, बेतहाशा चीट करता है कस्टमर। तो ये मुझे लगता है मैंने आपकी शायद दुखती रख पे इधर जो है पेन पॉइंट जो है ना मैंने वो पकड़ लिया है, राइट। सो वो जो इस तरह के जो कुछ इस तरह के कस्टमर्स होते हैं, पहले तो ये कि व्हाई डू यू थिंक दे चीट, राइट, मतलब वो क्यों चीट करते हैं, एंड वो उसको फिर आप हैंडल किस तरह करते हैं, किस तरह, मतलब ये इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत से यहाँ, मतलब फैसलाबाद में भी ना, देयर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर इनटू ई-कॉमर्स बिजनेस और हु वांट टू स्टार्ट ई-कॉमर्स बिजनेस। सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज होता है ना, वो ये ट्रस्ट पहले तो अपने लिए एस्टैब्लिश करना, फिर वो जो अगर एक बिजनेस शुरू किया आपने और शुरू में कस्टमर ने चीट कर दिया, तो वो एक तो उससे मोटिवेशन में बड़ा फर्क आता है, और शुरू में उस तरह का लॉस लेना भी मसला बन जाता है। देखें, ये मैं हमेशा ही कहता था कि यार एक ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे कस्टमर तो चिल्ला लेता है, मैं कहाँ जाके चिल्लाऊँ। सही है, मैं तो पूरा दिन, हम तो इतने कस्टमर्स हैं ऐसे जहाँ हमें पता होता है वो उसने प्रोडक्ट मंगाई, बोला यार ये तो अंदर से यूज़ निकली, सही है, या ख़राब निकली, ओरिजिनल प्रोडक्ट उठाया साइड में रख दिया, उसमें जो ख़राब पड़ा था उसमें डाल दिया, बोला वापस दे दो, उसको हमने दिया, दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, या उसने बोला अब मुझे चाहिए ही नहीं, उसको नया तो मिल गया है। सही है, इतना होता है ना, ये इतना होता है कि उस चक्कर में हम लोग अब ये यूज प्रोडक्ट, इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगा, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि या तो मैं हिट लूँगा एज अ मार्केट प्लेस, या मेरा सेलर हिट लेगा। दोनों सिनेरियो में नुकसान मेरा है। सही, क्यों? मेरा सेलर मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहेगा, बोलेगा यार यहाँ से ये चीज़ आती है, रिटर्न आती है। अक्सर ये होता है कि कस्टमर ये रिप्लेसमेंट वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है। सही, कितनी दफ़ा ये होता है कि वो डेड भी नहीं कहता, प्रोडक्ट निकला ही नहीं, ख़राब था, या ये नहीं ये प्रोडक्ट निकल आया। कस्टमर करता है मुस्तकिल, और फिर वो आता कहाँ से है? कितनी दफ़ा कस्टमर यूज़ करता है और बैटरी जला दी। एक सेलिब्रिटी का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक सेलिब्रिटी ने हमसे एक ड्रोन ख़रीदा और बोला कि अब ड्रोन में बैटरी की वारंटी नहीं होती, वो DJI का ड्रोन है, आपने लिया, अब सील्ड था, हर चीज़ थी, उन्होंने बोला दोनों बैटरियाँ उसकी ख़राब है। अब उसी के लड़के ने बोल दिया, उसी की टीम ने बोला जल गया बैटरी, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं, ख़राब है, हमें रिप्लेस करके दो, वरना हम जाएंगे सोशल मीडिया पे, हम यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बेसिकली ब्लैकमेलिंग। हाँ, वो ब्लैकमेलिंग की, और उस सेलिब्रिटी ने अपने पेज पे लगा भी दिया। और इसके बाद अगली चीज़ हमारे, देखिए
हमें डील करना आता है लीगली भी और हर तरीके से। हम भी कराची बैठते हैं, सही है, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, सही है। हमने उसको एक फ़ौरन लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया कि भाई ये अगर हमने टेक डाउन नहीं किया इतनी देर में तो हम आपको इतने करोड़ का क्लेम मारेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आपके बंदे ने बोला जल गया हमसे, हम आपको उसकी वारंटी नहीं देंगे। तो कस्टमर ब्लैकमेल भी करता है, चीट भी करता है, चीज़ें चेंज भी करता है, क्योंकि कस्टमर को पता होता है कि ब्रांड अपने नाम को लेके बहुत सेंसिटिव है, सही है। फिर ऐसे सिनेरियोज में हम किस तरह डील करते हैं, हम कहते हैं सर आपका जो दिल करता है कर लें, सही है। स्टार्ट में हम भी ऐसी तरह परेशान होते थे, अब हम उस जोन में आ चुके हैं कि हम कहते हैं सर आपका जो दिल करता है कर लें यार, सही है। क्यों, हमें पता है हम लीगली भी साउंड है, मॉरली भी साउंड है, हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कस्टमर चीट करेगा, मॉरली एथिकली हम एज अ सोसाइटी बहुत करप्ट है। जो कस्टमर, आपको अक्सर कस्टमर, मैं जानता हूँ ऐसे ग्रुप्स में जहाँ लोग लिखते हैं टेलीमार्ट से मत लेना, ये चीट करते हैं, टेलीमार्ट से मत लेना। आप उन्हीं लोगों की सिर्फ प्रोफाइल खोल के देखें, वो सारे के सारे रिटेलर्स हैं, वो खुद भी यही चीज़ें बेचते हैं, तो उनको मैं अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ जाके झूठ भी लिख देते हैं। तो हम सारे लोग एक ही तरीके के, लेकिन मैं कहता हूँ आप पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिव चीज़ों को फ्लश करते जाए डेली बेसिस पे, पॉजिटिव को फोकस करें कि इतने 100 लोग हैं, आपने बुलाया ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने इज्जत दी मुझे, सही है। ऐसे माशाल्लाह हज़ारों लाखों लोग मुझे इज्जत देते हैं ना, कुछ अच्छा किया होगा ज़िंदगी में तभी इज्जत दे रहे हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ बिल्ड की होगी। तो हम पॉजिटिविटी को फोकस करते हैं, कस्टमर्स करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी करेंगे, सही है। और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी रिसर्च है कि इंडिया में भी यही हो रहा है। लोग फ्लिपकार्ट को भी इसी तरह चीट करते हैं, लोग इवन अमेजोन को इंडिया में इसी तरह चीट करते हैं। वेस्ट में भी ऐसा हो रहा है? वेस्ट में ऐसा नहीं होता, सही है। वेस्ट में बहुत रेयर होता, देखिए हर जगह है, करप्ट लोग हर जगह होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम, हमारे पास थोड़े से ज्यादा हो गए, सही है। और उनके पास, उनको दिखता है पावर है। आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के हाथ में पावर नहीं है। अमेजोन जिस तरह डोमिनेट करता है ना सेलर पे भी, और जिस तरह कस्टमर पे भी, मैं नहीं कर सकता। मैं सेलर को बोलूं कि तुम चलो यहाँ से ये चीज यूं नहीं की तो मैं इतना पेनलाइज करूंगा, निकाल दूंगा, वो बोलेगा अल्लाह हाफिज़, मुझे काम ही नहीं करना आपके साथ। क्यों, मैं इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं हूँ। लोग अब ईबे पे आप गलती करके देखे कोई सेलर, वो आपके डायरेक्ट पेपल अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, आप सारी जिंदगी पेपल नहीं बना सकेंगे। और पेपल आपका कनेक्टेड है सोशल सिक्योरिटी नंबर से, तो उसके पास डोमिनेंसी है, तो उसको पता है मैं सेलर को कंट्रोल करूंगा कि गलत कुछ बेचेगा ही नहीं। हालांकि ईबे इज ओपन मार्केट प्लेस, फिर भी वहां पे कोई गलती नहीं करता। तो इस तरह की चीजें होती हैं जहां सेलर्स करते हैं, कस्टमर करते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ बिजनेस है तो हम उसको लेके बेसिकली लॉ वहां पे सेलर कस्टमर दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो फिर ये ई कॉमर्स पॉलिसी जब भी बनेगी कभी, तो उसका हिस्सा होना चाहिए कि वो सेलर और उसको दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आज भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही है। हमें लिटरली एक मिनिस्टर साहब ने हंस के उड़ा दिया, कह रहे आपकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं, घर से बैठ के चला देते होंगे। और मैं और दराज और हम सब तीन चार एक दूसरे को देखे थे, हमने बोला इनको भाई को हमारी कॉस्ट ही नहीं पता कि हम पैसे घर से कितने डालते हैं, सही है। तो वो रियलिटी चेक भी देना जरूरी है। चीजें होती हैं, हो जाएंगी, हम उससे आगे बढ़ते हैं और अच्छी पॉजिटिव चीजों को फोकस करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सो ये बताएं कि जो आपका ये जो अवार्ड था, ये फोर्ब्स अंडर 30, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह मिला, क्या बैकग्राउंड था इसका, वो क्या एक्सपीरियंस था। क्योंकि मतलब अगर आपको अवार्ड मिला तो वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक प्राउड मोमेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरा। ये बैक इन 2015 मेरी पहली नॉमिनेशन आई थी एक, और आई वॉज नॉमिनेटेड इन वर्ल्ड रिटेल अवार्ड्स। दुनिया के सबसे बड़े रिटेल अवार्ड्स होते हैं। मैं वहाँ पे गया, इत्तेफाक से हार गए, सही है। लेकिन जो मेरी नॉमिनेशन जिन लोगों के साथ थी, वो मैं कहता हूँ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो भी, कि मैं वहाँ गया तो वहाँ इकलौता पाकिस्तानी मैं था। अच्छा, 400 लोगों का इवेंट था, जिसमें मैंने अपनी आंखों से मेरे बराबर से टॉमी हिलफिगर को भी गुजरते हुए देखा है, मैंने अली बाबा के जैक मा को भी गुजरते हुए देखा है, सूक का CEO, डिलॉयट का मेन वो चेयरमैन, जैन मोबाइल कंपनी चेयरमैन, ये मेरी टेबल पे बैठे हुए थे सारे लोग, सही है। तो दैट वाज एक्सपीरियंस। इसके बाद 2016 में उसी कंपनी ने वर्ल्ड रिटेल अवार्ड जो होते हैं, इन्होंने ही जो है मुझे राइजिंग स्टार, एज ए राइजिंग स्टार सेलेक्ट किया फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, कि आप राइजिंग स्टार हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद बैक टू बैक अल्लाह का शुक्र है वो दूसरे इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड मिला, गोल्डन ब्रिज बिजनेस अवार्ड मिला। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे पहले दिन अवार्ड नहीं मिला। फोर्ब्स, आप सोचे मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, फोर्ब्स 2019 में मुझे मिला है, सही। लेकिन क्या मैं कहता हूँ, आप हर साल अप्लाई करें, फ्री में जाके अप्लाई तो करें, और पाकिस्तानियों को मिलता रहा है, और पाकिस्तानियों में, लेकिन बिजनेसेस में पाकिस्तानियों को कम मिला है। फिलांथ्रोपी या आर्ट और इन चीज़ों में मिला है। और बिजनेस को सिर्फ इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बिजनेस वालों को समझ ही नहीं आया कि पर्सनल ब्रांडिंग भी कोई चीज़ होती है। फाउंडर की अपनी ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस की एडवांसमेंट के लिए भी।
अच्छा, सो बस एंड में मैं आपसे जो चीज़ व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज के एक तो ये कि आपका क्या ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड अगले 8-10 साल में पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ना वो कैसे इवॉल्व करेगी, और जो लोग अभी यंगस्टर्स खास तौर पे जो इसके अंदर वेंचर करना चाहते हैं तो उनको क्या उस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री अगले 5 साल में पाकिस्तान में बूम दिखेगी। सही है, मैं आपको उस हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं कुछ जैसे रिपोर्ट्स है, GSMA की रिपोर्ट है जो कहता है कि भाई इतने मिलियन स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान में नया आएगा, सही, जो एक्टिव होंगे। तो अगर इतनी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ेगी, जिसमें हम जैसा प्लेयर भी हमने बोला कि यार कोई दुनिया जहाँ में स्मार्टफोन, आपको पता है UAE इकलौता मुल्क है पूरी दुनिया में जिसकी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन इज 100%। 100% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसी की वजह से उसका जो ई कॉमर्स साइज है वो $40 बिलियन से ऊपर है। सही। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि लोग जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ शॉर्ट टर्म अप्रोच से भागें। तकरीबन लोग हमारे यहाँ 99% लोगों की शॉर्ट टर्म अप्रोच है, वाइट लेबल स्टोर बनाएंगे, हम भी प्रोडक्ट उठाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, शॉपिफाई से ऐड चलाएंगे और बिक जाएगा। ये बड़ी शॉर्ट टर्म अप्रोच है। आपको आज पैसे बनते हैं, लेकिन क्या आपने नाम बनाया? आपने नहीं बनाया। क्या आप लॉन्ग टर्म पैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तरीका ये, आप प्राइवेट लेबलिंग पे जाएं। ई कॉमर्स में सबसे सक्सेसफुल जो मॉडल है वो यही है कि आप अपना प्राइवेट ब्रांड बनाएं जहां पे आपके पास मार्जिन इतने बड़े हों। मार्जिन मैं कहता हूं मिनिमम ग्रॉस मार्जिन आपका 60 से 70% होना चाहिए मिनिमम, किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर आप प्राइवेट लेवल पर प्रोडक्ट अच्छा निकालें, प्रोडक्ट ढूंढें। आपको उसके लिए कराची जाना पड़ता है, मैं कहता हूँ कराची जाएं, वहाँ पे आपको, क्यों, पोर्ट सिटी है, वहाँ जो आपको प्राइसिंग मिलेगी ना, वेंडर वहाँ रखें, ब्रांड चलाएं फैसलाबाद से, कोई टेंशन नहीं। ब्रांड आप कहीं से भी चला लें, कोई टेंशन नहीं है। कि आपने बोला कराची से उठाऊंगा, मैंने वेंडर वहाँ का सेट कर लिया, क्यों? उसकी प्राइस सबसे अच्छी है। क्योंकि डे एंड पे आप ब्रांड भी बनते हैं ना, आपने कॉम्पीट कराची के ब्रांड से भी तो करना है। तो आप प्रोडक्ट वहीं से उठाएं, जो क्योंकि सबसे पहली चीज़ ब्रांड में होती है कि राइट प्राइस पे आप परचेजिंग कर लें। वो आपने की, राइट ब्रांडिंग करें और आप ई कॉमर्स में ब्रांड ओरिएंटेड काम करें। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर दीज वंडरफुल इनसाइट्स। आप हमारे शो पे आए, फैसलाबाद आए, आई होप आपको फैसलाबाद भी पसंद आया होगा। और अभी आई थिंक आप आज ही आए हैं, आज आपका शायद यहाँ पे पहला दिन है, तो आई होप you get to go around and you like the city. Thank you so much once again. Thank you so much for joining in, tuning in to watch this show. Please don't forget to subscribe our channel as well. Until next time, Khuda Hafiz.